ठंडा करते हैं, ठीक है। पहले मेटल लेते हैं, फर्नेस में गर्म करते हैं, फिर उसको मेल्ट करते हैं, फिर मोल्ड में डाल करके पैटर्न को सेट करते हैं। सेट करने के बाद हम उसमें अपना पिघला हुआ मेटल को वापस उसमें डालते हैं। डालने के बाद हम इसकी कूलिंग करते हैं और फिर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, दो चीज में ध्यान देना है अपने को। इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट में इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मेटल को पिघलाना यानी मेल्टिंग। मेल्टिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमने मोल्ड और पैटर्न, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पैटर्न भी सही नहीं रहेगा और मोल्ड सही नहीं रहेगा, हमने सही तरीके से मिट्टी को फिल नहीं किया है, अच्छे से इसको प्रेसिंग नहीं की है, तो हमारा मिट्टी बिठाने का टेंशन है। पर ये सारी चीजें करने के बाद भी अगर आपकी मेल्टिंग की प्रोसेस सही नहीं है, मतलब आपने इसमें टुकड़े टुकड़े, ये आपका फर्नेस है मान लीजिए, ठीक है, इसमें टुकड़ा टुकड़ा करके मैंने यहाँ पर मेटल को फिल कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने उसमें हीट प्रोवाइड किया, गरम किया। इसमें से क्या हुआ, रिजल्ट में कुछ 10 मिनट बाद मैं देखूंगी तो ये क्या होगा, ये जो मेटल है वो पिघल जाएगा, पूरे तरीके से पिघल जाएगा। और अगर मान लीजिए इसमें कुछ कुछ पार्ट ऐसे सॉलिड के रह गए, कुछ कुछ छोटे छोटे कण है जो नहीं पिघले, और इसको मैं अपने पैटर्न में जब डालूंगी तो क्या होगा, ये जो सॉलिड पार्ट है ये यहाँ पर विकृति पैदा करेगा, ये डिफेक्ट्स पैदा करेगा, ठीक है। तो हमको पिघलाते समय हमको ये इंश्योर होना है कि ये जितने भी पार्ट्स हमने इसमें डाले हैं ये सारे के सारे इसमें पिघल जाने चाहिए। कोई भी ऐसा पार्ट, एक भी टुकड़ा ऐसा नहीं रहना चाहिए जो ना पिघला हुआ हो, ठीक है। तो मेल्टिंग इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज पोरिंग, सही ढंग से डालना, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था गेट सिस्टम के बारे में बताया था, उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में वही उठाऊंगी। मेल्टिंग एंड पोरिंग पढ़ाने के बाद आपको मैं गेटिंग सिस्टम ही पढ़ाऊंगी कि गेटिंग कैसे होती है इसमें और कैसे पोरिंग होती है। तो गेटिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया था रनर राइजर के बारे में। रनर राइजर में क्या होता है, ये हमारा पैटर्न, ये हम कप जैसे बनाते हैं, ये हमारा सपोर्टिंग होल रहता है, और यहाँ से हम अपने पोरिंग अपने पैटर्न में डालते हैं। यहाँ ये हमारा डब्बा बना रहता है, ठीक है। ये हम सब सारा का सारा मिट्टी में रहता है, ये 3D होता है, ठीक है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, एक मिनट। ये मान लो मेरा पैटर्न है, ठीक है, दिख रहा है 3D, ओके। ये मेरा पैटर्न है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा ड्रैग, इसके ऊपर हम एक कोप बना देंगे। हम्म, इसके ऊपर हम एक कोप बनाते हैं, इस तरह से। इसकी साइज एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, देखो डायमेंशन, हाँ ये हो गया, ठीक है। ये इसको घुमा दिया जाए थोड़ा, ये हमारा कोप है, ये हमारा ड्रैग है। अब इसमें इसमें क्या होता है कि इसी तरह का 3D रहता है, ये दिख रहा है एक के ऊपर एक, ठीक है। ये पैटर्न है। अब ये क्या है, फ्रंट व्यू बनाया मैंने। फ्रंट से क्या है, सबको सब हमको खाली मेटल के पीसेस दिखाई देते हैं, है ना। और हमको अंदर में क्या है, इसमें मिट्टी भरी हुई है, इसमें पैटर्न है, इसमें गेटिंग सिस्टम है, वो कुछ भी हमको नजर नहीं आता है। अगर इसका सेक्शनल व्यू देखना है आपको तो मैं आपको गूगल करके दिखाती हूँ एक बार। गेटिंग इनकम 2 मिनट वेट करेंगे आप लोग, मैं अभी सर्च करके आपको तुरंत ही इमेजेस दिखाती हूँ।
ये देखिए सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, ये है हमारा गेटिंग सिस्टम। ये देखिए, इस इमेज को पहले देखते हैं। ये जो इमेज है इसमें देखिए, ये आपका ऊपर का कोप है, यहाँ लिखा हुआ है कोप ऑलरेडी, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैग। कौन आया? संजय। ये ऊपर का पार्ट है कोप, नीचे का पार्ट है ड्रैग। यहाँ पर मैंने पार्टिंग लाइन के बारे में आपको पहले से बताया था, है ना? ये है हमारा पोरिंग कप, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, जो मैंने बनाया था। ये है हमारा स्प्रू, ठीक है, डाउन स्प्रू, जो मैं बोल रही थी सपोर्टिंग होल। ठीक, ये है हमारा रनर, और ये है पार्ट जो है, ये जो दिख रहा है, ये है राइजर। मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट क्लास में कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना? ये कोर है, यहाँ पर ये हमारा पैटर्न है, यहाँ पे कास्टिंग को हमको फिल करना है इस पार्ट पे। और क्या होगा फिर, हमको यहाँ पर पोरिंग करते वक्त हमको ध्यान रखना है कि प्रॉपरली पोर होना चाहिए। मतलब जब हम ढाल रहे हैं किसी चीज, लिक्विड मेटल को जब हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सही तरीके से डालना जरूरी है। क्योंकि क्या है, ये जो चारों तरफ आपको डॉट डॉट दिख रहा है, ये क्या है? मिट्टी है ना? सैंड, हमारा ग्रीन ग्रीन सैंड भी हो सकता है, लोम सैंड भी हो सकता है। कई सारे तरह के मोल्डिंग सैंड के बारे में मैंने पढ़ा है, उनमें से किसी भी सैंड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंड तो एक तरह की मिट्टी है, ठीक है, उसमें हम स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, उसकी रिफ्रैक्टिवनेस चेक करते हैं। मगर उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ पर अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मिट्टी जो है ढह जाएगा, है ना? तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इतना सारा बनाने के बाद यहाँ पर पोरिंग करते वक्त हमको बहुत ही सही फोर्स से, सही गति से, सही एंगल से हमको इसको डालना जरूरी है। ठीक है, तो जब हम इसमें डालते जाते हैं तो ये एरिया फिल हो जाता है। ये एरिया फिल होने के बाद इस एरिया को ये फिल करता है। हम लगातार डालते जाते हैं, पहले ये एरिया फिल होता है, फिर ये एरिया फिल होता है, और जब ये एरिया फिल हो जाता है तो हम चेक कर लेते हैं कि इसका मतलब ये एरिया फिल हो चुका है। जब तक ये पार्टिकुलर पैटर्न का जो एरिया है ये फिल नहीं होगा, तब तक राइजर में कोई फिलिंग नहीं होती है। ठीक है, तो जब राइजर फिल हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जो मेन एरिया है वो फिल हो चुका है, और उससे चेक करके फिर हम इसको पोरिंग करना बंद कर देते हैं। इसलिए पोरिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको हमको पढ़ना जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, तो हम अभी आगे चल के वही पढ़ने वाले हैं कि मेल्टिंग और पोरिंग किस तरीके से अफेक्ट करती है। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहती थी। ये फ्रंट व्यू बना रही थी, पर अभी इसमें पॉसिबल नहीं है, तो चलिए फिर इसको हटाते हैं और अपन अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पॉइंट मेल्टिंग। ओके, तो हमको, मैंने जैसे बताया आपको, टू गेट अ गुड एंड डिफेक्ट फ्री कास्टिंग, ठीक है, प्रॉपर मेल्टिंग शुड बी डन। प्रॉपर मेल्टिंग ऑफ मेटल इज डन। और ये मेल्टिंग किन किन चीजों से प्रभावित होती है वो भी हमको ध्यान में रखना है। वो कौन कौन सी चीज है मेल्टिंग करते वक्त, जिन बातों का हमको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो है गैसेस, गैसेस इन मेटल्स। अब देखिए, हम जब पानी को गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करते हैं तो भी क्या होता है, उसमें से भाप निकलता है। वो भाप क्या होता है, क्योंकि पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से बना हुआ है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में ब्रेक होकर के अलग अलग होकर के भाप के रूप में पानी के साथ में, पानी के कुछ अपने कण अपने साथ में लेकर के वाष्पीकरण हो जाता है उसका। ठीक है, तो जो इसी तरह से मेटल जो है, कोई मेटल में अगर इम्प्योरिटीज मौजूद है या कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इस तरह के कुछ मेटल, कुछ गैसेस होते हैं जो मेटल में सॉलिडिफाई होकर के जमा होते हैं। तो जब हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें से वो गैसेस जो है बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग, गुड मेल्टिंग इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द गैसेस इन द मेटल, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इट इज अफेक्टेड बाय selection and control of scrap। ठीक है, स्क्रैप क्या मतलब कि हम किस प्रकार का मेटल यूज कर रहे हैं। देखिए, मिट्टी लगी हुई मेटल, मेटल को हम प्योर फॉर्म में लेकर के आए, ठीक है,
या हम उसको, या फिर हम उसका मिश्रण यूज कर रहे हैं। ठीक, कई बार क्या होता है, जैसे हम अपने घर की जरूरतों के हिसाब से हम अपनी जरूरतों की चीजों को निकालते चले जाते हैं। जैसे कि कोई काम, जैसे हम आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमारे मेरे पास दो विकल्प है। अगर मैं कोई थर्मोकोल से कोई चीज बनाना चाहती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले या तो मैं थर्मोकोल खरीद के ले आऊं, सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है। तो जो मैं थर्मोकोल लेकर के आऊंगी उसका शेप और साइज जो है एकदम अच्छा होगा, मतलब अच्छा रेक्टेंगल शेप में होगा, नया होगा, उसकी जो थर्मोकोल के बॉल्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे उसमें, ठीक है, क्वालिटी अच्छी होगी। या फिर मैं थर्मोकोल से कोई चीज बनाना चाहती हूँ तो मेरे पास दूसरा विकल्प है। कैसे, क्या है दूसरा विकल्प, जैसे किसी के घर में फ्रिज आता है या टीवी आती है, तो चारों तरफ में थर्मोकोल लगे हुए होते हैं। तो अगर मेरे को बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाना है, तो मैं उस थर्मोकोल को भी यूज कर सकती हूँ, है ना। दोनों चीज हो सकती है मेरे लिए। कौन आया? ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बाजार से नया थर्मोकोल ले आऊं, या फिर मेरे पास ऑलरेडी जो पड़ा हुआ वेस्ट फॉर्म में थर्मोकोल है मैं उसको यूज करके कुछ बना लूं। ठीक है। तो मेरे पास दोनों को ट्रीट करने का अलग तरीका होगा। अगर मेरे पास ये थर्मोकोल मैं लेके आती हूँ बाजार वाला, तो मुझे इजिली उसको मैं कट कर सकती हूँ, जैसा चाहूँ वैसे शेप दे सकती हूँ। और जो पुराना वाला थर्मोकोल मेरे पास अवेलेबल है, जो कि टीवी या मैंने फ्रिज लिया है या कूलर लिया है, उसमें से अगर मैंने निकाला है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको काट छांट करके पहले अपने लायक बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हम यूज करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मेटल की जो मेल्टिंग है, इट डिपेंड्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द स्क्रैप। स्क्रैप मतलब कि मैं किसी मशीन का टूटा हुआ पार्ट को गला रही हूँ कि एक फ्रेश पार्ट को लेकर के आ रही हूँ, दोनों निर्भर करता है। ठीक है। और मैं किस प्रकार का ले रही हूँ, टूटा हुआ पार्ट भी जंग वाला लगा वाला है कि पेंट लगा है उसके ऊपर, कि वो बिना किसी ऑयलिंग या कवरिंग के है, उस पर भी निर्भर करता है कि मेरी मेल्टिंग कैसी हो रही है। Okay, the first point was gases in the metal. Second point was selection and control of the scrap. Third point is about the flux. Flux क्या है, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, मतलब गंदगी या कचरा। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अनवांटेड स्लैग। ठीक है। जैसे हम पानी को भी उबालते हैं तो हमको कुछ कुछ व्हाइट व्हाइट कलर का, अगर हम पानी को ज्यादा उबालेंगे तो हमको व्हाइट कलर की स्केलिंग नजर आती है। उसी प्रकार से जब हम मेटल्स को पिघलाते हैं ना, तो उसमें कभी कुछ कुछ गंदगी होती है, तो वो भी आप आपस में पिघल के झाग के फॉर्म में मेटल के या तो ऊपर आ जाती है, या तो फिर किनारे किनारे चिपक जाती है फर्नेस के, तो उसको हम कहते हैं फ्लक्स। फोर्थ चीज है हमारी अप्रोक्सीमेट furnace with temperature and atmosphere control। ठीक है। अप्रोक्सीमेट फर्नेस विथ टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर कंट्रोल, मतलब फर्नेस मतलब वो बर्तन, वो ऐसा मैकेनिकल इक्विपमेंट जिसमें हम उसको मेटल को पिघलाने वाले हैं, उस पे भी निर्धारित करता है कि हम क्या क्या मतलब कैसा मेल्टिंग होगा, फिर हमारा मेटल कैसा पिघलेगा। बर्तन मतलब अब जैसे कि हमको हम मिट्टी, जैसे हम घर में, घर के एग्जांपल देती हूँ आपको, क्योंकि आप क्या रोजमर्रा की चीजें आप आपस में देखते हैं, तो अगर उससे आप इसको मेल्टिंग को रिलेट करेंगे तो काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो मैं यही बताऊंगी आपको कि अगर जैसे अप्रोक्सीमेट फर्नेस, जैसे हमको कोई चीज को उबालना है, तो हमारे पास दो विकल्प है आजकल के जमाने में, तीन चार विकल्प है बोलना चाहिए एक्चुअल में। हमारे पास स्टील के बर्तन भी होते हैं, हमारे पास आयरन के बर्तन भी होते हैं, हमारे पास मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। आप तीनों में से किसी अलग अलग एक ही चीज को, पानी को ही सिंपली ले लीजिए, पानी को मिट्टी के बर्तन में एक बार डाल के देखिए और उबालने की कोशिश कीजिए, फिर एक बार लोहे के बर्तन में डाल के उबालने की कोशिश कीजिए, एक बार स्टील के बर्तन में डाल के उबालने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि तीनों में अलग अलग है, अलग अलग टेम्परेचर में, किसी में ज्यादा समय लग रहा है, किसी में कम समय लग रहा है, किसी में तुरंत हो जा रहा है ना। और उसके बाद उसको हैंडल करना, जैसे लोहे के बर्तन में अगर आप पानी को उबालते हैं तो उसको हैंडल करना, उसके टेम्परेचर कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है, मगर उसी की जगह पे लोहे के बर्तन का ये फायदा है कि वो बहुत जल्दी उबल जाता है। ठीक है। वही मिट्टी के बर्तन में काफी समय लगता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब हम मेटल को पिघलाते हैं, तो हम किस प्रकार का फर्नेस यूज कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है कि हमारी मेल्टिंग कैसी हो रही है।
ठीक है। तो जो मेल्टिंग ऑफ अ मेटल है प्रोसीजर, इट डिपेंड्स अपॉन द बेसिक 4 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज first one is gases in the metal, second one is selection and control of the scrap, third one is flux, that is unwanted slag, fourth one is approximate furnace with temperature and atmosphere control. Okay, इसके नोट्स आप लोग बना लेंगे। ठीक है, ये फर्नेस के बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगी, आपको जानना होगा कि किस तरीके का फर्नेस हम यूज करते हैं। मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में उसको भी कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पोरिंग। हाउ डज पोरिंग इफेक्ट। ठीक है, पोरिंग किसमें होती है? मोल्टन मेटल, मोल्टन मतलब पिघला हुआ मेटल, मोल्टन मेटल मतलब पिघला हुआ धातु, उसको हम कहते हैं मोल्टन मेटल। ठीक है, मोल्टन मेटल इज पोर्ड और इंजेक्टेड into the mold cavity। मोल्ड कैविटी मतलब, कैविटी मतलब छेद, है ना, मोल्ड्स के द्वारा बनाए हुए छेद को हम बोलते हैं कैविटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब ये हम पोरिंग करते हैं तो हमको कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। ठीक है, तो उसमें हमको क्या क्या, वो परेशानियां क्या क्या हैं और उनमें क्या क्या किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है, उस दौरान हमको ये देखना और समझना पड़ता है पोरिंग के दौरान। ठीक है, तो उसमें क्या क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जिस जिस चीज को हमको ध्यान रखना है वो है प्रॉपर रेट, मतलब कितनी स्पीड से हम डाल रहे हैं, एक साथ उछल दे रहे हैं कि धीरे धीरे हम डाल रहे हैं, कि हम ड्रॉप ड्रॉप डाल रहे हैं। ठीक है, उस पर निर्भर करता है। पहला, दूसरा है टेम्परेचर ड्रॉप। किसी भी चीज को पिघलाने के बाद अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए, मतलब जैसे हमने गैस में किसी चीज को गर्म किया, उसके बाद हमने गैस बंद कर दिया, गैस बंद कर दिया तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा, चीजें ठंडी होने लग जाती है। ठीक है, तो हमको अगर हमको चाहिए तो हम तुरंत डाल दें, या फिर हम थोड़ा रुक करके भी डालेंगे, रुक करके डालेंगे तो चीज जो मेटल है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वापस सॉलिड बनना शुरू हो जाता है, ठोस बनना शुरू हो जाता है लिक्विड की जगह में। ठीक, तो हम उस पर भी निर्भर करता है कि हम किस टेम्परेचर में हम पोरिंग कर रहे हैं, है ना, कितनी स्पीड से कर रहे हैं, किस टेम्परेचर में कर रहे हैं। और थर्ड फैक्टर जो है जिसके ऊपर निर्भर करता है आपका पोरिंग, वो है प्रेजेंस ऑफ गैसेस एंड स्लैग्स। स्लैग्स मैंने वही बताया, अनवांटेड चीजें जो मौजूद होती है झाग के रूप में, है ना, उस पर भी आपका निर्भर करता है कि हम पोरिंग कैसे कर रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या आना चाहिए कि हम, अब इसमें हम क्या, ये 3 बातों का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इन तीन कठिनाइयों से उबरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पोरिंग करते वक्त हमको इन बातों पे ध्यान रखना है कि ज्यादा टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए, मच सॉरी टर्बुलेंस टू बी अवॉइडेड, टर्बुलेंस टू बी अवॉइड। टर्बुलेंस मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये एक मग है ना, ये उसका हैंडल है, यहाँ पर ये एक मग है, यहाँ पर इसमें हमको पानी भरना है। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने ग्लास ले लिया, अब इसमें मैंने पानी को फिल कर दिया। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस ग्लास से इसमें पानी डालना है। तो पहले मैं क्या करूंगी, ये पूरा, या तो मैं, मेरे पास 2 ऑप्शन है, ये खाली जग है, ये खाली मग है, और यहाँ पर मेरे पास ग्लास है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर डाल दूं एक बार में, और यहाँ पर एक ही स्पीड से, है ना, डालूं और यहाँ पर पूरा का पूरा पानी जो है भर जाए।
ओके। तो जब यहाँ पर पानी भरेगा तो क्या होगा, अगर मैं बहुत एक साथ इकट्ठे उछल दूंगी तो क्या होगा, पानी जो है छींटा मारेगा और इस तरफ आएगा, चारों तरफ बाउंड्री को गीला करेगा। या हो सकता है और स्पीड बढ़ा दूं तो पानी छलक करके बाहर भी गिर जाए। ठीक है, ये भी संभावना है कि पानी जो है छलक करके बाहर गिर जाए और चारों तरफ फैल जाए। ठीक है, उसी की जगह पे अगर मैं स्पीड कम करके धीरे धीरे डालूंगी तो क्या होगा, ये एक एक लेयर करके धीरे 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 बहेगा, ना तो छींटे आपके बाउंड्री में जाएंगे और ना ही इसके बाहर गिरने के चांसेस होंगे। जैसे गर्म पानी हम जाता है, गर्म पानी हम जब नहाने को जाते हैं सभी लोग गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो हम कितनी सावधानी से उसे अपने बाल्टी में डालते हैं ताकि उसकी छींटे हमारे पर ना आए। तो जब किसी भी चीज को स्पीड से डालते हैं और उसमें जो हलचल होती है उसको हम कहते हैं टर्बुलेंस। ठीक है, जब हम पोरिंग, किसी भी चीज का पोरिंग हम स्पीड से करते हैं और उसमें जो हलचल और जो जिस प्रकार का लहर पैदा होता है उसको हम कहते हैं टर्बुलेंस। तो हमको कोशिश करना है कि इस तरह के टर्बुलेंस while pouring the metal it should get avoided. Okay, turbulence must get avoided. ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हमको क्या करना है, एंट्रैपिंग ऑफ गैस एंड स्लैग। मतलब वापस जब हम उसमें डाल रहे हैं पोरिंग करने, हमारे पास ये फ्लास्क है, ठीक है, ये इसका हैंडल लगा हुआ है दोनों तरफ से, है ना, इसको मैंने पकड़ लिया, यहाँ पर मेरा पूरा मेटल जो है पिघला हुआ भरा पड़ा है और इसके दोनों तरफ में यहाँ पर एक लेयर जमी हुई है इस मेटल के ऊपर में झाग की, जो कि गंदगी है। ठीक, अब मुझे इसको क्या करना है, मेरे को मेरे पैटर्न में इसको डालना है, तो मैं दोनों तरफ पकड़ूंगी, पकड़ने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक ट्रैपर लगा दूंगी, जिससे वजह से क्या होगा, और यहाँ पर एक छेद रहेगा जिसकी वजह से ये झाग है यहाँ पर रुक जाएगा उछलते वक्त। ठीक है, और ये सिर्फ मोल्टन मेटल यहाँ पर चला जाएगा। तो मुझे ये ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि झाग जो है वही रुक जाए। अब दूसरी चीज, तो झाग को मैंने रोक लिया, गैस को मैं कैसे रोकूंगी, तो गैस के लिए भी रनर और राइजर के साथ में ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है जिसकी वजह से ताकि जो मेटल पोरिंग के दौरान जो गैस है वो भी बाहर निकल जाए। ठीक है, तो हमको मैंने बताया ड्यूरिंग द पोरिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ टर्बुलेंस ऑल्सो टुगेदर विद द एंट्रैपिंग ऑफ द गैसेस एंड द स्लैग। और हमको क्या क्या चीजों के लिए ध्यान रखना है, मेन कंसिडरेशन जो हमारा रहेगा, नाउ लेट्स सी मेन कंसिडरेशंस while pouring। इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वन इज pouring टेम्परेचर। जैसा मैंने यहाँ पे अभी इससे पहले आपको बताया कि टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है, गर्म करके हमने थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया और तुरंत नहीं पिघलाया, तुरंत हमने उसमें नहीं डाला तो वो सॉलिडिफाई होना शुरू कर देता है। तो अलग अलग धातु के प्रकार से उसकी पोरिंग टेम्परेचर जो है अलग अलग होती है। ठीक है, सो द सिलेक्शन ऑफ पोरिंग टेम्परेचर is marked by hot tearing। अब आप बोलोगे मैडम व्हाट इज हॉट टीयरिंग, मैं आपको बताती हूँ अभी। हॉट टीयरिंग एंड दी लोअर लिमिट by the ability of molten metal to flow in thin
sections and avoidance of skulls in ladles। ठीक है, अब ये क्या चीज है, मैंने बताया सिलेक्शन ऑफ पोरिंग टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, है ना। सिलेक्शन ऑफ पोरिंग टेम्परेचर इज मार्क्ड बाय हॉट टीयरिंग। हॉट टीयरिंग क्या होता है कि कई बार क्या होता है, गर्म चीजों को हम डालते हैं तो आसपास की चीजें उसमें से ऊष्मा को सोख करके, उसके आसपास की चीजें ऊष्मा को सोख करके फट जाती है। तो गर्म चीजों के कारण जो फटना होता है उसको हम कहते हैं हॉट टीयरिंग। ठीक है, and the lower limit of the ability of a molten metal to flow in a thin section and avoidance of the skulls in the ladle। skulls in the ladle मतलब कि जैसे अगर टेम्परेचर हमने ज्यादा ही कम कर दिया, मतलब पिघलाने के बाद हमने कुछ ज्यादा ही देर के लिए छोड़ दिया, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारा मोल्टन मेटल है, मैंने बोला सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। सॉलिडिफिकेशन का क्या मतलब होता है, पहले वो गाढ़ा होगा, ठीक है, पतला हो जा जो था मेटल हमारा, काफी हमने पिघला कर जिसको पानी की तरह कर दिया था पतला, वो क्या होता है धीरे धीरे जमते जमते वो गाढ़ा होना शुरू कर देता है। उसकी वजह से वो क्या होता है, थिन सेक्शन में, थिन सेक्शन में वो काफी या तो नहीं घुस पाता या तो फिर घुसने में उसको परेशानी होती है और काफी धीरे घुसता है। ठीक है, तो जब वो धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाता है, तो उस तरह से वो गांठ बनाता है जिसको हम कहते हैं स्कल। और लैडले का मतलब होता है चम्मच। ठीक है जी, या फिर जो पोरिंग कप, जो जैसा मैंने यहाँ पे अभी बनाया था ना, ये इसको हम कहते हैं लैडले। तो क्या होगा, अगर इसमें सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, धीरे धीरे ये जमना शुरू हो जाएगा, तो क्या करेगा कि जब हम इसको पोरिंग करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा बर्तन होगा, वहां यहाँ पर थोड़ा सा एक गांठ के रूप में चिपका होगा, थोड़ा सा यहाँ गांठ के रूप में चिपका होगा, ये पूरे तरह से बर्तन खाली नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं स्कल्स। ठीक है, स्कल्स ऑन द लैडले। ठीक है, तो हमारी पोरिंग टेम्परेचर दो तरह से हम सेलेक्ट करते हैं, दो चीजों पर निर्भर करती है कि टेम्परेचर क्या कितना होना। पहला है हॉट टीयरिंग कि मतलब टेम्परेचर उतना हो कि उसकी ऊष्मा को सोख करके वो चीज जिससे भी वो टकराए वो चीज फटनी नहीं चाहिए, पहला चीज। दूसरा, इतना गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए कि थिन सेक्शन में घुस ना पाए और स्कल्स बने लैडले में। ठीक है, तो हमको इन दोनों बातों का ध्यान रख करके पोरिंग टेम्परेचर को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल। ये टेम्परेचर जो है सीधे सीधे आपकी फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल को प्रभावित करता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड कंसिडरेशन हमारा, फर्स्ट हमने पोरिंग टेम्परेचर पढ़ा, सेकेंड कंसिडरेशन, और सेकेंड कंसिडरेशन इज पोरिंग टाइम और पोरिंग रेट। जैसे मैंने बताया, पोरिंग टाइम एंड पोरिंग रेट, स्पीड, यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था अभी, सेकेंड वाला पोरिंग रेट, pouring time and pouring rate। pouring time is time taken in pouring the molten metal in sprue for casting। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द गुड कास्टिंग। ठीक है, पोरिंग टाइम मतलब क्या होता है, वो टाइम कि पूरा का पूरा लाडले, इस लाडले को खाली करने में हमको जितना समय लगता है उसको हम कहते हैं, मतलब डालने शुरू करने से लेकर डालना खत्म करने तक जो समय लगता है उसको हम कहते हैं पोरिंग टाइम। नेक्स्ट देखते हैं पोरिंग रेट। पोरिंग रेट क्या है, इट डिपेंड्स upon
casting materials and the casting configuration. If ये कैसे करता है मैं बता रही हूं आपको. If the pouring rate of liquid metal is low, ठीक है. अगर पोरिंग रेट ऑफ लिक्विड मेटल इज लो मतलब कि डालने का जो स्पीड है, मतलब मैंने जैसे बताया था आपको कि हम पिघले मेटल को हम डाल रहे हैं कैविटी में, तो कैविटी में डालने की जो स्पीड है अगर वो हमारी कम रहेगी तो क्या होगा, हमको समय जो है टाइम विल बी, हमको समय ज्यादा लगेगा. ठीक है, टाइम विल बी लॉन्ग, हमको समय ज्यादा लगेगा. तो जब ज्यादा लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये इट विल बिगिन सॉलिडिफाई, ये ठोस के रूप में ठोस के रूप में बदलना शुरू हो जाएगा इससे पहले कि वो कैविटी में फिल हो. ओके, मैंने जैसे आपको डायग्राम भी दिखाया था अभी. एक मिनट होल्ड करेंगे आप लोग. मेरा एक मिनट, हाँ थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, 2 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए. Okay, the problem has been solved. Okay, आपको मैं फिर से दिखाने की कोशिश करती हूँ हम किस बारे में बात कर रहे थे. ये इस बारे में बात कर रहे थे. ठीक है, ये जो डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम को यहाँ पर अच्छे से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं. दिख रहा है सभी को? इसी को लेते हैं हम लोग. इसमें दिख रहा है आप लोगों को सभी को, है ना. तो पोरिंग रेट के बारे में और पोरिंग टाइम के बारे में मैं आपको बता रही थी. तो पोरिंग टाइम में, पोरिंग रेट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर स्पीड कम रहेगा, यहाँ से हमने डालना शुरू किया पोरिंग कप के ऊपर, अगर स्पीड कम रहेगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर फिल होने से पहले ही यहाँ पर जमना शुरू हो जाएगा. ये भी फिल नहीं, हमको हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि सबसे पहले ये पूरा फिल हो जाए, इसके बाद ये जमना शुरू हो. मगर फिल होते जा रहा है और जमते जा रहा है तो इस तरह से कास्टिंग डिफेक्ट आ जाएंगे. ठीक है, और कास्टिंग डिफेक्ट हमको बहुत महंगा पड़ेगा. ठीक, किसी भी प्रकार की अगर मैं जूम करके दिखाई ना. हाँ जी, कुछ कह मैं रहे तो थे बेटा? जूम करके दिखाई ना, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा. ये दिख नहीं रहा है, ये वाला डायग्राम नहीं दिख रहा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेटल कास्टिंग टर्मिनोलॉजी. एक मिनट इसमें क्लिक करती हूँ, रुको, मैं ट्राई कर रही हूँ बेटा, रुको. हम्म, ये नहीं होगा ये, क्योंकि ना ये YouTube का वीडियो है बेटा. ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे में YouTube यस लिखा मैम. हुआ है, वॉच 10 मिनट्स का है ना. तो ये सिर्फ मुझे इस डायग्राम की जरूरत है, मुझे पूरे वीडियो की जरूरत नहीं है. लेट मी सर्च अनदर वन, है ना, मैं और कोई ढूंढती हूँ उसमें, आप देख ही रहे हैं. अच्छा, ये डायग्राम है, मैं कोशिश करती हूँ इसको क्लिक करके निकालने की, अगर ये निकल जाए तो.
इसमें तो और छोटा दिख रहा है। सब में ऐसा ही दिख रहा है बेटा, जूम करने से ये और नहीं दिखेगा। ठीक है, इज इट ओके? सभी को समझ में आ रहा है? डायग्राम दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है ना? चलिए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। इसमें तो फ्लास्क भी मौजूद है। ठीक है, ये देखिए, ये फ्लास्क है, मोल्ड हमारा जो कह रहे थे हम लोग, और यहाँ पर ये आपका फ्लास्क है दोनों। ठीक है, यहाँ पर हमारा मोल्ड है, यहाँ पे कास्ट मेटल है, इसको हमको कास्टिंग करनी है, पिघला हुआ मेटल है, इसको हम यहाँ पर डालेंगे। ये हमारा पोरिंग कप है, ये हमारा राइजर है, ये कोर है, जैसा मैंने बताया था। तो हम अभी पोरिंग टाइम और पोरिंग रेट के बारे में बात कर रहे थे। तो पोरिंग टाइम, अगर जैसे मैंने बोला कि पोरिंग टाइम मतलब कि इट इज अ टाइम टेकन इन पोरिंग द मोल्टन मेटल इन स्प्रू फॉर द कास्टिंग। हमारा ये स्प्रू है, ठीक है, हम यहाँ से पूरा मेटल को हम यहाँ पर डाल रहे हैं। डालने के बाद क्या हो रहा है, ये बह करके सबसे पहले इस छेद को भरने के लिए जाता है हमारा मोल्टन मेटल। और अगर हमने ज्यादा समय लिया, ज्यादा वक्त लिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे यहीं पर ये जमना शुरू हो जाएगा, स्प्रू में ही, स्प्रू में और रनर में। ठीक है, और ये जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा और ये पूरी तरह से फिल नहीं होगा। पहला चांसेस। दूसरा चांसेस क्या है कि ये यहाँ से पिघल करके आए और यहाँ पर जमना शुरू हो जाए, मगर ये पूरा भरा नहीं है अभी, और यहाँ पर इस पोर्शन में जमना शुरू हो जाएगा। इस ऐसी अवस्था में क्या हो जाएगा, ऐसी अवस्था में प्रॉब्लम ये आएगा कि ये ठंडा होता रहेगा और गर्म होता रहेगा, जिसकी वजह से कास्टिंग में बहुत सारी खामियां पैदा हो जाएंगी, जिसको हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा इन द सेंस क्योंकि नुकसान होगा ना, तो हमारे नुकसान हम सह नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पोरिंग टाइम मतलब कितने समय में ये कैविटी फिल हो जानी चाहिए और किस स्पीड में फिल होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों भी चीजें पोरिंग टेम्परेचर के साथ साथ में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, पोरिंग टेम्परेचर, पोरिंग टाइम और पोरिंग रेट। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया आप लोगों को, स्टॉप प्रेजेंटिंग। जैसा मैंने बताया कि पहले भी मैंने छोटा सा बताया था, अभी ये मैंने एलॉबरेट भी आपको कर दिया कि पोरिंग के समय में हमको 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रेजेंस ऑफ गैस एंड स्लैग, इट विल बी ओके, बट वी हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ प्रॉपर रेट एंड राइज। ठीक है, एंड टेम्परेचर ड्रॉप, इसको मैंने यहाँ पे एलॉबरेट करके आपको बता दिया है। पोरिंग टेम्परेचर, पोरिंग टाइम एंड पोरिंग रेट। पोरिंग के दौरान हमको इन 3 बातों का ध्यान रखना है। और हमको मेल्टिंग के दौरान हमको किन बातों का ध्यान रखना है, 4 बातों का। गैसेस इन द मेटल, ठीक है, selection and control of the scrap, flux and approximate furnace with temperature and atmosphere control. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा, जिसके बारे में बहुत समय से आपको पढ़ाना चाह रही थी, वो रहेगा गेटिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक मेरे हिसाब से, तो क्योंकि पूरे कास्टिंग में गेटिंग सिस्टम डिजाइन करना ही सबसे टफ काम होता है। ठीक है, कि स्क्रू की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कप में गहराई कितनी होनी चाहिए, कितना एंगल, जैसे मैं आप देखे होंगे कप की साइज ऐसी होती है। ठीक है, ऐसा बनाते हैं, ये स्क्रू होता है, ये रनर होता है ना, यहाँ पर हम कास्टिंग बनाते हैं और यहाँ पर लगा हुआ राइजर बनाते हैं। ठीक, तो ये लंबाई स्क्रू की कितनी होनी चाहिए, रनर की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा लंबा भी नहीं कर सकते, ज्यादा छोटा भी नहीं कर सकते। ये एंगल कितना होना चाहिए, राइजर की हाइट कितनी होनी चाहिए। ये जो कैविटी रहेगी, ये जो छेद हम पैटर्न के द्वारा बनाएंगे, ये पूरे के पूरे तरीके से पैटर्न पे निर्भर करेगा कि हमको क्या बनाना है। पर ये चीजें जो है ना, वो क्या बनाना है, इसके अलावा ये जो ऑब्जेक्ट हम उसमें और बनाएंगे कैविटी, ठीक है, जो नलियां हम मिट्टी के अंदर में बनाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जरूरत है कि इसका डिजाइन कैसे होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत एलाबोरेट करके नेक्स्ट क्लास में, मंडे को हमारी 2 घंटे की क्लास होती है ना, तो उस दौरान मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ऑल ऑफ यू, थैंक यू। अभी कोई एग्जिट मत होना, मुझे अटेंडेंस दे देंगे सभी, उसके बाद ही एग्जिट होंगे। आपको नोट्स लिखना है तो मैं इसको स्लाइड कर दे रही हूँ, अगर आप लिखना चाहते हैं तो। Everyone will give attendance to me.
आयतुराम प्रेजेंट है क्या? नो। आदित्य नहीं है। आकाश कुमार? नो। असुनता भी नहीं आई है। बसंत वट्टी प्रेजेंट। बीनू प्रेजेंट। Yes, ma'am. ओके। डाली? डाली चंद्रकांति नहीं है, डाली है। फिर देवी नारायण? ओके। Yes, ma'am. मैम बसंत और टी। हाँ ओके बसंत वट्टी। योर अटेंडेंस हैज बीन गिवन। फिर मैम देवी कौशल। नारायण के बाद मैम दिकेश्वर है कौशल। क्या? हम्म। दिकेश्वर नहीं है। इसके बाद है हर्ष पटेल? नहीं है। ईश्वर मंडावी? नहीं है। जागृत नेताम? जयलाल? जन्मेजय सिंह नहीं आया आज। ओके। जतिन पाम्बोई? जतिन पाम्बोई भी नहीं है। कैलाश कुमार मरकाम? है, प्रेजेंट है ना? कैलाश कुमार। कौशल्या साहू प्रेजेंट है। कृष्णा अग्रवाल? यस मैम। ओके बेटा। कृष्णा अग्रवाल नहीं है। कुलेंद्री मौर्य? नहीं है। है यस मैम। ओके। लक्ष्मणी बघेल? लक्ष्मणी प्रेजेंट है। लालचू भी है। ओके। मान सिंह नहीं है। मेघा? मेघा है? नहीं है। मेघा है। हाँ ओके बेटा ओके। डोंट गेट पैनिक। यू हैव गॉट योर अटेंडेंस। मिट्टू? मिट्टू नहीं है। नकुल राम है? यस मैम। ओके बेटा। इसके बाद कौन बचा? निखिल? नीरज कुमार नहीं है। निखिल जैन प्रेजेंट है ना? यस मैम। हाँ ओके बेटा। नूपुर? आज नूपुर नहीं है। पूरन कश्यप है क्या आज? नहीं है। नहीं है। राजेश नहीं है ना? ओके। राजू गेबल? नहीं है। रामचंद्र पोयाम? नहीं है। रामस्वरूप? नहीं है। संदीप बघेल? संजय? संजय नहीं है। संजय कुमार मुचकी? वो भी नहीं है। संजू राम? नहीं है। शिवा? नहीं है। सौरभ कश्यप प्रेजेंट है ना? कौन आया? मैम सौरभ प्रेजेंट। हाँ बेटा प्रेजेंट हो। तन्मय आज तो तुम लेट हो गए हो, क्लासेस खत्म हो गई। सोनू राम प्रेजेंट है। सॉरी। सोनोग्राम प्रेजेंट। मेरा माइक किसने ऑफ किया रे? मेरा माइक किसने ऑफ कर मैम दिया? मैं प्रेजेंट हूँ। हाँ सोनू बेटा ठीक है। एक मिनट ले रही हूँ अटेंडेंस। किसी ने मुझे ही आउट कर दिया था। सुरेश नहीं है। तालेंद्र नहीं है। तन्मय रात्रे अभी आए हो। रानी साजी प्रेजेंट है। मैम। ओके बेटा। वेद प्रकाश थॉमस? विक्रमजीत सिंह? विधान चौहान आज नहीं है। प्रियेश बागी? प्रियेश था ना? हाँ चला गया। कौशल सलाम? यस मैम। हाँ कौशल था। हाँ ओके। जयलाल नहीं है। राकेश नहीं है। रूपेश है ना? रूपेश कुमार Yes, मरकाम? ओके बेटा। शेख शादाब नहीं है। मनोज कुमार भी नहीं है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना गेटिंग सिस्टम। ओके। और टाइम का ध्यान रखेंगे। मैं तो पहले से ही मैसेज डाल देती हूँ। क्या बीच बीच में आप लोग आते जाते हो तो आप ही लोग का लॉस हो रहा है, बीच में छूट जा रहा है सारी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट क्लास से सब लोग टाइम पे रहिए। जो टाइम डाल रहे हैं उसी टाइम पे आइए। ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।